एक क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से एक ऑप्शन सही है। आपको सही ऑप्शन की पहचान करनी है। उसके 10 सेकंड बाद आपको सही आंसर बता दिया जाएगा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और इसी तरह की हम लेटेस्ट वीडियो लाते रहते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर लें, घंटी वाला बटन दबा लें, जिससे कि हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। कुत्ते के काटने से किस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है और क्या कहलाता है? ये घाव बन जाता है कुत्ते के काटने से, तो किसके द्वारा होता है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हैजा, और ऑप्शन नंबर बी हमारा पेचिस, ऑप्शन नंबर सी हमारा ममस और ऑप्शन नंबर डी हमारा हाइड्रोफोबिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया नामक रोग हो जाता है पागल कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि के काटने से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। सार्स क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा संचार प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी हमारा विषाणु जनित रोग और ऑप्शन नंबर सी हमारा कवक जनित रोग, ऑप्शन नंबर डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी विषाणु जनित रोग एक सार्स के अंतर्गत ही आता है। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा विषाणु, ऑप्शन नंबर बी हमारा माइक्रोप्लाज्मा और ऑप्शन नंबर सी हमारा विषाणु और ऑप्शन नंबर डी हमारा सहवाल। तो खसरा जो इन्फेक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी विषाणु द्वारा खसरा का इन्फेक्शन होता है। आलू में मोजेक रोग का कारण आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है। तो मतलब आलू में जो मोजेक नामक रोग होता है वो किस तत्व के कारण होता है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा फफूंदी, ऑप्शन नंबर बी हमारा लाइकेन और ऑप्शन नंबर सी हमारा जीवाणु और ऑप्शन नंबर डी हमारा विषाणु। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी विषाणु। आलू में मोजेक रोग एक विषाणु के द्वारा होता है। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? जिसे मुंह पका खुरपका बीमारी कहते हैं आम भाषा में लोग, तो उसके बारे में पूछा गया है ये किसके द्वारा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा विषाणु, ऑप्शन नंबर बी हमारा प्रोटोजोआ और ऑप्शन नंबर सी हमारा जीवाणु, ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में मुंह पका एंड खुरपका जो बीमारी हो जाती है वो वायरस के द्वारा होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, विषाणु। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्यूटिन, ऑप्शन नंबर बी हमारा काइटिन और ऑप्शन नंबर सी हमारा सुबेरिन और ऑप्शन नंबर डी हमारा सेल्यूलोज। तो जो शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कैप्ल प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा लाइकेन से, ऑप्शन नंबर बी हमारा समुद्री शैवालों से, ऑप्शन नंबर सी हमारा जलीय शैवालों से और ऑप्शन नंबर डी हमारा शैवालों से। तो कैप्ल किससे प्राप्त होता है?
तो कैप्ल हमारा एक समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लाल सागर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यानी कि जो लाल सागर होता है वो उसका रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा मांस, और ऑप्शन नंबर बी हमारा लाइकेन, और ऑप्शन नंबर सी हमारा शैवाल, ऑप्शन नंबर डी हमारा जीवाणु। तो लाल सागर का जो लाल रंग किसके कारण होता है? तो उसमें शैवालों की उपस्थिति के कारण ही जो लाल सागर होता है उसका कलर लाल रंग का दिखाई पड़ता है। उसमें शैवाल प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उसका कलर लाल रंग का दिखाई पड़ता है। अगर 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 किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा शैवाल, ऑप्शन नंबर बी हमारा जीवाणु, और ऑप्शन नंबर सी हमारा मांस, और ऑप्शन नंबर डी हमारा कवक। तो अगर अगर किससे प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट होगा, यानी शैवालों के द्वारा अगर अगर को प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है? तो जिसके द्वारा स्टडी ऑफ द फंगस का जो स्टडी की जाती है उसके बारे में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चंस कह रहा है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए हमारा एग्रोस्टोलॉजी, और ऑप्शन नंबर बी हमारा माइकोलॉजी, और ऑप्शन नंबर सी हमारा फिनोलॉजी, और ऑप्शन नंबर डी हमारा पोमोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यानी जो कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन कहलाता है, किया जाता है। तो इसका जो बी करेक्ट आंसर होगा। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा काइटिन एवं हेमी सेलुलोज, ऑप्शन नंबर बी हमारा लिपिड्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी हमारा सेल्यूलोज। तो जो कवकों की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी काइटिन एवं हेमी सेलुलोज की कवकों की कोशिका भित्ति बनी हुई होती है। सभी कवक सदैव होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा मृतोपजीवी, ऑप्शन नंबर बी हमारा परजीवी, और ऑप्शन नंबर सी हमारा द्विविधिपोषी, और ऑप्शन नंबर डी हमारा स्वपोषी। तो जो सभी कवक होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी द्विविधिपोषी होते हैं वे। जितने भी कवक हैं वो द्विविधिपोषी होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा जूफिलस, और ऑप्शन नंबर बी हमारा कॉर्टिकोल्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा कोपरेफिल्स, और ऑप्शन नंबर डी हमारा सॉक्सिकोल्स। तो जो वृक्षों की छाल पर कवक उगते हैं उसको हम कॉर्टिकोल्स कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा सॉक्सिकोलस, ऑप्शन नंबर बी हमारा जूफिलस, और ऑप्शन नंबर सी हमारा कैटिकोलस, और ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो हमारा कोप्रोफिल्स कहलाते हैं। तो जो गोबर पर उगते हैं वो हमारे
ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि कोप्रोफिल्स कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा कवक, और ऑप्शन नंबर बी हमारा शैवाल, ऑप्शन नंबर सी हमारा ब्रायोफाइट्स, और ऑप्शन नंबर डी हमारा टेरिडोफाइट्स। तो जिसमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है वो कवक में पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा परमेलिया, और ऑप्शन नंबर बी हमारा सेक्सटिलिस, और ऑप्शन नंबर बी हमारा सेक्सिकोलस, और ऑप्शन नंबर डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो खाली चट्टानों पर जो लाइकेन उगते हैं हम उसे सेक्सिकोल्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा रोसेल, ऑप्शन नंबर बी हमारा इंडोकार्पन, और ऑप्शन नंबर सी हमारा परमेलिया, और ऑप्शन नंबर डी हमारा यह सभी। तो जापान में जो लोग होते हैं वो किस लाइकेन को अपने सब्जी के रूप में यूज करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी इंडो कार्पन को वो अपने खाने के रूप में यूज करते हैं। लाइकेन होता है वह एक तरह का जो उसे वह अपने खाने के रूप में यूज करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए हमारा रोसेल, और ऑप्शन नंबर बी हमारा लेकोनेरा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इंडोकार्पन, और ऑप्शन नंबर डी हमारा परमेलिया। तो जो मिर्गी के लिए जो लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उसकी जो औषधि प्राप्त होती है उस लाइकेन के बारे में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी परमेलिया। परमेलिया एक ऐसा लाइकेन है जिसके द्वारा मिर्गी की औषधि प्राप्त की जा सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा कवक में, ऑप्शन नंबर बी हमारा शैवाल में, ऑप्शन नंबर सी हमारा टेरिडोफाइट्स, और ऑप्शन नंबर डी हमारा ब्रायोफाइट्स। तो जिसमें बीजों की जो प्रकृति रखी गई थी वो किसके अंतर्गत रखी गई थी? फंगस था, या एल्गी थे, या ब्रायोफाइट्स थे, या टेरिडोफाइट्स थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बीजों की प्रकृति को टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत रखा गया था। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। एजोला है एक। ऑप्शन नंबर ए हमारा जलीय फर्न, ऑप्शन नंबर बी हमारा कवक, और ऑप्शन नंबर सी हमारा शैवाल, ऑप्शन नंबर डी हमारा लाइकेन। तो एजोला एक तरह का क्या है? तो एजोला एक तरह का एक जलीय फर्न है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा यूरिया, और ऑप्शन नंबर बी हमारा एजोला, ऑप्शन नंबर सी हमारा खोई, और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्लस्ट्रीडियम। तो जैव उर्वरक के रूप में किसे यूज किया जाता है? जैसे कि हम बायो फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए
किसका अधिकतर यूज किया जाता है? क्वेश्चंस ये कहना चाह रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये हमारा यूरिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा एजोला है, ऑप्शन नंबर सी हमारा खोई और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्लैस्ट्रीडियम। तो जैव उर्वरक के रूप में एजोला का यूज़ किया जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। सबसे अधिक क्रोमोसोम्स किसमें पाए जाते हैं? तो आपको क्रोमोसोम्स की संख्या बतानी है कि सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम्स किस में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा टेरिडोफाइट्स में, ऑप्शन नंबर बी हमारा ब्रायोफाइट्स में, ऑप्शन नंबर सी हमारा मनुष्य में और ऑप्शन नंबर डी हमारा हाथियों में। तो सबसे ज़्यादा जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी टेरिडोफाइट्स में सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम्स की संख्या पाई जाती है इन तीनों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। अगर एनिमल में पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम्स की संख्या ऑप्शन नंबर डी में सही होगी, यानी हाथियों में। अभी तो खैर इसका जो करेक्ट आंसर सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, टेरिडोफाइट्स में सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम्स की संख्या पाई जाती है। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा एंजियोस्पर्म, ऑप्शन नंबर सी हमारा टेरिडोफाइट्स और ऑप्शन नंबर बी हमारा ब्रायोफाइट्स। तो आपसे नग्न बीजी के बारे में पूछा गया है कि जिनमें बीज तो बनते हैं परंतु वह नग्न रूप से पाए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी जिम्नोस्पर्म में बीज तो बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधों में लगे रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो आपसे सिल्वीकल्चर के बारे में पूछा गया था कि सिल्वीकल्चर में सिल्वीकल्चर के द्वारा किसकी स्टडी की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा वन के विकास का, ऑप्शन नंबर बी हमारा सिफेड्स पादपों का और ऑप्शन नंबर सी हमारा कवकों के संवर्धन और ऑप्शन नंबर डी हमारा शैवालों के संवर्धन का। तो जो सिल्वीकल्चर होता है वो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत शैवालों के संवर्धन का यूज़ किया जाता है। तो स्टडी ऑफ द शैवाल सिल्वीकल्चर के अंतर्गत ही आती है। तो इसका जो डी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी शैवालों के संवर्धन के लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।